हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स ऑन राउट्स लॉ। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शायद पढ़ा था राउट्स लॉ को हमने पढ़ा था वोलेटाइल के लिए भी पढ़ लिया और नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ लिया। नॉन वोलेटाइल के लिए अंदर हमने पढ़ा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज होता है। मीन्स हमने दोनों तरह से राउट्स लॉ को पढ़ चुके हैं। और अब राउट्स लॉ को हमने पढ़ा क्यों, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसलिए तो पढ़ते हैं ना। हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं कुछ सीखने के लिए कि हम उसको कहाँ पे अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे ताकि हमारी डेली लाइफ थोड़ी सी और इजी हो जाए। तो हम बेसिकली किसी भी चीज को पढ़ते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, मीन्स उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेबल करने के लिए। तो अब राउट्स लॉ को हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, बट राउट्स लॉ क्या कहती है कंसेप्चुअल। क्यों पढ़ रहे हैं राउट्स लॉ को, वो तभी समझ में आएगा तब उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स करना क्यों जरूरी है। कईयों को लग रहा होगा कि हमारे बोर्ड से एग्जाम में तो सर थोड़े से न्यूमेरिकल आने हैं, है ना, कंपटीशन की आप अलग से वीडियो बनाओगे तो हम न्यूमेरिकल्स क्यों करें भाई। न्यूमेरिकल्स बोर्ड वाइज अगर आप कहें थोड़े से कम है। देखिए सीबीएसई न्यूमेरिकल पूछता है, अदर स्टेट बोर्ड हैं जो वो थोड़े से न्यूमेरिकल कम पूछते हैं, बट फिर भी न्यूमेरिकल्स क्यों करना जरूरी है। क्योंकि जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट सीखा है उसकी एप्लीकेशन क्या, हमने सीखा क्यों, हम उसको कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमारे को बताते हैं न्यूमेरिकल्स। जब हम उस थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल्स निकालते हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि हमने ये चीज क्यों सीखी है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है। और एग्जाम्स के अंदर तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स के अंदर थोड़े से कम पूछे जाते हैं, कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, सीबीएसई भी थोड़े से ज्यादा पूछता है, बट फिर भी न्यूमेरिकल्स को करना बहुत ही जरूरी है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे समझ में आए। तो देखिए, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं तो राउट्स लॉ के ऊपर, तो हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट्स सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल। बोल रहा है हमने इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया और उस सॉल्यूशन के अंदर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.6 है। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, बोल रहा है वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल का एट द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन के अंदर is 20 mm of Hg। वेपर प्रेशर दे दिया हमारे को। व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन इज आइडियल। तो व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे को इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है प्योर का, मीन से P0। उसके बाद वो हमारे से पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द इथाइल अल्कोहल, देखिए इट्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर उसका मतलब हमारे से पूछा है पार्शियल वेपर प्रेशर। तो देखिए हम कैसे डील करते हैं इसको। तो हमारे को पहले देख लेते हैं हमारे को दिया क्या है। तो देखिए हमारे को दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो हम लिख लिया मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइल अल्कोहल का। कितना दे रखा है 0.6, बहुत अच्छे। उसके बाद बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज 20 mm। तो हमारे को दे दिया P0 ऑफ इथाइल अल्कोहल, प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर हमारे को दे दिया, दैट इज 20 mm, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। देखिए वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, मींस हमारे को बोल रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर जो हमने सीखा था राउट्स लॉ में। तो हमारे से बोल रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल को निकालो। तो हम राउट्स लॉ अप्लाई करते हैं। राउट्स लॉ का एक बेसिक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, क्या था कि पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P0 इनटू मोल फ्रैक्शन। अब ये प्रेशर हमारे से इथाइल अल्कोहल का पूछा है तो हम सारी चीजें ले भी किसके, इथाइल अल्कोहल। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए ये पूछा है, ये दोनों चीजें गिवन है बस। तो P0 ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या है 20 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6। तो यहां से आंसर आ गया हमारा 12 mm ऑफ Hg। तो ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल। कि देखिए जो इथाइल अल्कोहल अगर प्योर होता तो ये प्रेशर लगाता, बट उसको हमने सॉल्यूशन बना दिया किसके अंदर मिक्स करके, मिथाइल अल्कोहल के अंदर। अब बोला सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेशर लगा रहा है। तो सॉल्यूशन का जब भी कंसेप्ट आए तो हमारे को पता लगना चाहिए पार्शियल वेपर प्रेशर पूछा है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना लगाया 12 mm ऑफ Hg। तो इट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये था बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल राउट्स लॉ पे। हम अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट हमने पहले बेसिक न्यूमेरिकल को देखा है। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
उसके बाद तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है एट 90 डिग्री के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन का वेपर प्रेशर दे दिया इज 400 mm ऑफ Hg एंड दैट ऑफ जाइलिन इज 150 mm। कि टोलुइन का प्योर टोलुइन का वेपर प्रेशर ये है और प्योर जाइलिन का वेपर प्रेशर ये है। अब बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, कि लिक्विड जो मिक्सचर मीन से टोलुइन और जाइलिन को मिला के हम जो मिक्सचर बनाएंगे उसकी कंपोजिशन क्या होगी। कंपोजिशन का मतलब है टोलुइन कितना होगा, जाइलिन कितना होगा, मींस दोनों का पूछा हमारे से मोल फ्रैक्शन। उसके बाद दैट विल बॉइल एट 90 डिग्री सेल्सियस व्हेन द प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 0.5 atm। तो हमारे को बोल दिया गया व्हेन द प्रेशर ऑफ मिक्सचर पीटी, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, कि टोलुइन और जाइलिन का जो हमने मिक्सचर बनाया अब उसने कितना प्रेशर लगाया, वो जो प्रेशर है वो हमारे को दे रखा 0.5 atm। ये भी नोट कीजिए कि जो पीटी टोटल प्रेशर हमारे को दे रखा वो दे रखा atm में, जबकि हमारे को जो दूसरे वेपर प्रेशर दे रखे हैं प्योर के वो दे रखे हैं 150 mm में। तो अब हम क्या करें, अब पहले हमारे को जो सारे प्रेशर की यूनिट को इक्वल करना। तो देखिए हम इस न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल है। पहले हम देख लेते हैं हमारे को दे क्या रखा है। तो देखिए हमारे को जो दे रखा है वो दे रखा है इसने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन। तो मैंने पीटी से इसको मार्क कर लिया है, दैट इज 400 mm ऑफ Hg। उसके बाद ये बोल रहा है जाइलिन का है 150 mm, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जाइलिन विल बी इक्वल टू 150 mm, नो प्रॉब्लम Hg। बट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब उसने हमारे से पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन, ये क्या होंगे कब, कि जब बोला जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, मिक्सचर का जो प्रेशर वो कितना है पॉइंट, तो हमारे को टोटल प्रेशर दे दिया दैट इज 0.5 atm, 0.5 atm। तो देखिए जो टोटल प्रेशर की जो यूनिट दे रखी है वो atm में है और जो कंपोनेंट के प्रेशर की यूनिट है वो mm में है। तो हम atm को mm में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है। atm है, atm को हटा के 1760 लगा दो तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 760.5 से मल्टीप्लाई किया मतलब हाफ, तो 760 का हाफ कितना हो जाएगा 380, 380 mm ऑफ Hg। तो हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया, किसमें निकाल लिया, mm ऑफ Hg जी, mm ऑफ Hg। तो अब हमारे से पूछा क्या है, अब हमारे से पूछा उसने मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को हम जैसे पहला हमने क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हैं कि हम दोनों का देखिए, लेकिन दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा है, किसी का भी दे नहीं रखा है। तो अब एक का मिल जाए तो हमारे को पता, दूसरे का हम अपना ऐसे निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ये बी सेकेंड कंपोनेंट इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए, या फिर इसी की मैंने दूसरी राउल्स लॉ की फाइनल इक्वेशन मैंने बताई थी, या इसकी दूसरी फॉर्म ये भी हो सकती है पीटी पी नोट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नोट ए माइनस पी नोट बी बी। अब बोलोगे सर दोनों जो फॉर्मूले हैं ना वो तो सिमिलर से लग रहे हैं, तो हम अभी इसको याद कैसे रखें। देखिए वैसे तो फॉर्मूले को याद रखने का तरीका एक ही होता है कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, बट फिर भी ये दोनों ही फॉर्म है, अलग अलग बुक्स में आपको दोनों मिल सकती हैं। आप कैसे कैलकुलेट करना मैंने बताया भी था इनको, बट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। अब इनको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए इससे आता क्या है टोटल प्रेशर, इससे आता है टोटल प्रेशर, एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के केस में, एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के केस में। तो अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले रहे हो आप, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले रहे हो तो उसके साथ में जो टर्म आनी है उसमें पहले बी ही आएगा, और मोल फ्रैक्शन एक ही बार आना, फिर कहीं भी मोल फ्रैक्शन नहीं है तो मतलब पी नोट ही आएगा, कहीं पार्शियल वेपर प्रेशर भी नहीं है, सिर्फ प्योर का। तो देखिए पी नोट यहाँ पे बी था तो यहाँ पे बी माइनस, अब दूसरा करना है पी नोट ए माइनस हमेशा रहेगा, इसमें भी माइनस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन बी का ले लिया तो आपको वेपर प्रेशर लेना प्योर ए का, देखिए ए का अपोजिट है बी, तो मोल फ्रैक्शन बी का ले लिया तो इट मीन्स ये टर्म फिक्स है ए आएगी। उसके बाद इसके साथ में क्या आएगा पी नोट बी, जो यहाँ है वो पहले, फिर उसमें से माइनस दूसरा। तो इस तरह से इसमें देखिए मैंने ए को ले लिया तो यहाँ पे बी है,
उसके बाद इसके साथ में यहाँ ए है तो पहले ए ही आएगा, फिर दूसरे को माइनस करना। तो इस तरह से मैंने आपको छोटी सी हिंट बताई है, फॉर्मूले को याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला मेमोराइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग 2-3 न्यूमेरिकल अगर आप इसमें निकालोगे, 3-4 मतलब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपको। तो अब देखिए, अब हमारे से पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन हमारे को दे रखा क्या क्या, टोल्यूइन और ज़ाइलिन। तो हम ए के कंपोनेंट में ले लेते हैं। ए को हमने मान लिया टोल्यूइन, और बी को मान लिया हमने ज़ाइलिन। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पे क्या जाएगा टोल्यूइन, यहाँ पे क्या जाएगा ज़ाइलिन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए बी के केस में अब हमारे को क्या दे रखा है, टोल्यूइन और। तो हम देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। तो ये पीटी कितना दे रखा है, 380। टोटल प्रेशर की वैल्यू हमारे को दे रखी है। अब पी नोट एक्स ये देखिए दे रखा है 150, कोई दिक्कत नहीं है। इन प्लस मोल फ्रैक्शन वही तो निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, वेरी गुड। उसके बाद पी नोट टी दे रखा है, वेरी गुड, 400 mm माइनस पी नोट एक्स कितना है 150, कितना है 150, बस आंसर आ गया। क्या करेंगे हम, देखिए इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 250, और अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 230, कितना आएगा 230। तो हमारे पास इक्वेशन बची, क्योंकि मैंने इसको इधर लेके आया तो माइनस का हो गया, 380 में से 150 माइनस किया तो मैंने 0 से 0, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ओके 230। तो अब हमारे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ज़ाइलिन। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन विल बी इक्वल टू ये, और ये इधर आ जाएगा तो 230 तो इधर था ही, है ना, डिवाइड कर दिया 250 से, डिवाइड कर दिया 250 से, तो ये आ गया 23/25। तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 0.92, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 0.92। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ज़ाइलिन, सॉरी टोल्यूइन हमने निकाल लिया, बट हमारे से पूछा था कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। तो कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। अब हम क्या करें, जैसे हमने यहाँ पे टोल्यूइन का निकाला है वैसे ही हम यहाँ पे ज़ाइलिन का निकाल सकते हैं, बट तरीका हो जाएगा गलत। अप्रोच। हमारे को पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, और एक का हमारे को मिल गया तो दूसरे का क्या होगा 1 माइनस 0.92। तो मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ज़ाइलिन क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.92, दैट इज 0.08। तो इट मीन्स हमारे जो मिक्सचर की कंपोजिशन है वो क्या होगी कि उसमें जो टोल्यूइन है वो 0.92 उसके मोल फ्रैक्शन है, और जो ज़ाइलिन है उसके मोल फ्रैक्शन है 0.08। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल किया। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल में क्या दे रखा था, दोनों के प्योर के वेपर प्रेशर, फिर पूछा क्या था कंपोजिशन का मतलब वेपर प्रेशर। देखिए इतनी तो कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए, क्या पूछा न्यूमेरिकल से पता लग जाए आपको। उसके बाद फिर बोल रहा है हमारे को दे क्या रखा था टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, मींस ज़ाइलिन का और टोल्यूइन का, दोनों का पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, वो टोटल प्रेशर होता है। अब हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला, तो तरीका दूसरा भी था, हम दोनों के लिए अलग अलग आए फिर ऐसे अप्रोच करें, वो मेथड लेंथी हो जाता है। तो अब ये है हमने डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले की मैंने ट्रिक भी आपको बताई, बट यहाँ पे एक चीज नोट करनी थी, इन दोनों के जो प्रेशर है वो 400 mmHg में है, इसका ATM है, तो हमारे को यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। तो यूनिट सेम करके हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, एक का मोल फ्रैक्शन निकाला, दूसरे को 1 में से माइनस कर दिया, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये 0.92 और 0.08। तो इस तरह से हमने सेकंड न्यूमेरिकल भी किया। तो मैंने आपको एक सिंपल जो फॉर्मूला याद किया था हमने राउल्स लॉ का, उस पर भी न्यूमेरिकल हो गया, और फाइनल इक्वेशन जो कई बुक्स के अंदर दी होती उस पर भी कर लिया। अब हम करते हैं NCERT, ये जो न्यूमेरिकल है ये NCERT एक्सरसाइज का है, और NCERT के न्यूमेरिकल्स आपको बड़े टफ लगते हैं, तो हम उनको इजी बनाने की देखिए कैसे। तो थर्ड न्यूमेरिकल की तब तक आप स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए क्या कहता है थर्ड न्यूमेरिकल। अगर हमने थर्ड न्यूमेरिकल को कर लिया तो हम मोस्टली जो अपनी राउल्स लॉ है उसको समझ जाएंगे, उसी कंसेप्ट को कि राउल्स लॉ हमारे को क्या बताना चाहता है, किस तरह से हम अप्रोच करते हैं। तो देखिए आई होप आपने जो स्टेटमेंट उसको रीड कर लिया होगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो देखिए दोनों का हमारे को प्योर का वेपर प्रेशर दे दिया है। अब कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रीपेयर्ड है, बोल रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मीन्स हमारे को टोटल वेपर प्रेशर निकालने को बोल रहा है, बट कब, जब सॉल्यूशन हमने बनाया है। कैसे बोला, 25.5 ग्राम मिला दिए हमने CHCl3 के, और 40 ग्राम हमने मिला दिए CHCl2 के।
जितना टेम्परेचर कंडीशन यहाँ थी उतनी ही टेम्परेचर कंडीशन यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स इतना तो मिला है हमने ये और इतना मिला है हमने ये, इन दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। सेकंड थिंग क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज। देखिए इन वेपर फेज हमारे से पूछा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप मार्क भी कर लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वेपर फेज के अंदर। देखिए हम कैसे करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, हमारे जो गिवन चीजें हैं, गिवन डाटा, हम उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे को गिवन है पी नोट, हम CHCl3 को हम ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और CHCl2 को हम बी मान लेते हैं। तो ये होगा अपना पी नोट बी। तो दोनों का पी नोट ए भी दे रखा है हमारे को, कितना दे रखा है 200, और हमने CHCl2 को बी मान लिया तो बी का भी दे रखा है 415 mm ऑफ Hg, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोल रहा है, क्या कह रहा है वो कह रहा है जी आपको अमाउंट दे रखी है, मास दे रखा है। मास किसका, CHCl3 का मतलब ए का, और मास किसका, CHCl2 का मतलब बी का। तो हम लिख लेते हैं मास। देखिए मास ऑफ ए मतलब CHCl3 कितना दे रखा है 25.5 ग्राम, और मास ऑफ बी भी दे रखा है CHCl2 कितना दे रखा है 40 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब वो पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर, और कुछ हमारे को गिवन नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। अब बोल रहा है हमारे को टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाले। देखिए टोटल वेपर प्रेशर पहले वो ही लिख लेते हैं, हम निकालना क्या है, टोटल वेपर प्रेशर कैसे आएगा, पी ए प्लस में पी बी, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो मीन्स पहले पी ए और पी बी निकाले जाए। तो पी ए कैसे निकलेगा, तो देखिए जो पी है, पी ए कैसे निकलेगा, पी ए निकलेगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी कैसे निकलेगा, पी बी निकलेगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो कहा था राउल्स लॉ ने, तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल से राउल्स लॉ को समझते हैं कि क्या एक्चुअल में कहा था, कैसे अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से अप्लाई करना होता है। अब देखिए अब हमारे को क्या चाहिए, पी ए, पी टी निकालने को बोला है, पी ए चाहिए, पी बी चाहिए। अब पी ए इस तरह से मिलेगा, पी बी इस तरह से मिलेगा। अब पी ए के लिए हमारे को चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी के लिए हमारे को चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बट दोनों ही गिवन नहीं है। बट देखिए हमारे को बता रखा है कि ए CHCl3 है, बी CHCl2 है, तो हमारे को पहले मोल्स फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन के लिए पहले क्या निकाल पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कैसे निकलेंगे, मास बाई में मोलर मास, मास बाई में मोलर मास। तो ए का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो देखिए ए क्या था हमारा, ए था CHCl3, यही है ना CHCl3। तो इसका मास अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 13 और क्लोरीन 35.5, तो अप्रोक्सीमेट इसका आएगा 115.5, तो यह आ जाएगा 115.5 ग्राम। उसके बाद है नेक्स्ट, हम निकाल लेते हैं मास, मोलर मास। मोलर मास किसका, बी का, मोलर मास बी का। हमने ए का निकाल लिया, और सॉरी बी का निकाल लेते हैं। बी क्या है CHCl2, बी क्या है CHCl2, और CHCl2 क्या है, ये रहा। तो क्लोरीन का 35 हो जाएगा 70, और 12 70 और 12 कितना हो जाएगा 72, और 2 मतलब अप्रोक्सीमेट 85 ग्राम। तो दोनों का 85 ग्राम। तो देखिए ये मोलर मास ऑफ ए निकाल लिया, मोलर मास ऑफ बी निकाल लिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स, क्यों निकाला हमने मोलर मास, क्योंकि हमारे को चाहिए थे नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मास बाई में मोलर मास। मास कितना है, ए का मास कितना, ये रहा, और हम क्या कहेंगे, मोलर मास कितना है ए का 115.5। तो नंबर ऑफ मोल्स अप्रोक्सीमेटली इसके आ जाएंगे लगभग 0.213 नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। ऐसे ही हम निकाल लेते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ऐसे हम निकाल लेते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मास ऑफ बी 85 डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी। मोलर मास ऑफ बी कितना, सॉरी ये तो मोलर मास ये है, मास ऑफ बी 40 ग्राम डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी 85। तो ये आ जाएगा लगभग 0.312, ये आ जाएगा 0.312। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, 0.312 सॉरी 0.4 कुछ आएगा, 0.417 ये मान लेते हैं हम 0.417, ठीक है।
वैसे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने बताया है, बट मैं अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर मेरे कैलकुलेशन में होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब ये क्यों निकाले हमने? ये हमने निकाले क्योंकि हमारे को चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमारे को चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हम पहले निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई में मोल्स ऑफ ए प्लस में मोल्स ऑफ बी। तो मोल्स ऑफ ए प्लस में मोल्स ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ ए कितने हैं? 0.213। मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 0.417। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लगभग आएगा 0.312। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल गया। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला है वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे। गलत तरीका। हम क्या करेंगे, हमारे को पता बाइनरी सॉल्यूशन है, ए है और बी है, दो चीजें हैं। अब ए का आ गया तो बी का कैसे आ जाएगा? 1 माइनस में ए, 1 माइनस में ए कितना है? 312। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 68 कुछ, 0.68 कुछ, 0.68 कुछ, हाँ इतना ही आ जाएगा। ओके 0.688 आएगा, 1 2 है तो 0.688। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब निकालना क्या था? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए कहते हैं पी ए। तो पी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए पी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पी ए की वैल्यू कैसे निकाले? पी नोट ए। पी नोट ए कितना है? 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ए ऑफ ए कितना है? 0.312। तो ये आ जाएगा 61.2। ये आ जाएगा 61.2 mm ऑफ एच जी। बहुत अच्छे। उसके बाद क्या निकालना? ऐसे ही निकाल लो पी बी, ऐसे ही निकाल लो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बी कैसे निकलेगा? पी नोट बी। पी नोट बी कितना? 415 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है? 0.688। 0.688। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 0.385 कुछ, शायद 385 के समथिंग ये आना आपका, शायद मैं बोल रहा हूँ। तो आप ये इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आ जाएगा mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। अब देखिए अभी तक हमने निकाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बट निकालना क्या था? हमारे क्वेश्चन में पहली चीज पूछी गई थी, तो फर्स्ट चीज अब हम निकाल रहे हैं जो हमारे से पूछी गई, पीटी, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? पी ए प्लस में पी बी, पी ए प्लस में पी बी। तो देखिए ये है पी ए, ये है पी बी, तो निकाल लीजिए कितना आएगा? 0.26 5 और 1 6 8 और 6 14 1 3 4, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 5446, 5446। ओके शायद ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 0.3122 62, ये आएगा आपका 62.4। हाँ जी 62.4, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 4417, नो प्रॉब्लम। और ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया है तो सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ तरीका, मेथड। देखिए पी ए आ गया, पी बी आ गया, पी टी आ गया। अब बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर बोला सर हमने तो मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, ये निकाल दिया है, ये ए का रहा, ये बी का रहा। अब फिर ये क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा मोल फ्रैक्शन? देखिए ये भी नोट करने वाली बात है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा वेपर फेज के अंदर। मोल फ्रैक्शन ये वेपर फेज की, जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर बन रही होंगी वहां पे ए की कितनी वेपर्स और बी की कितनी वेपर्स, वो ये पूछ रहा है आपसे वेपर फेज के। तो मैंने सिखाया था आपको कि कैसे निकलता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मैंने अल्फा से डिनोट किया था, आप किसी से भी कर सकते हैं, गामा से, बीटा से, कुछ भी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई में टोटल प्रेशर। इसी तरह से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी कैसे निकलेगा? पी ए बाई में पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाई में टोटल प्रेशर। आप कैसे करेंगे इसको? पी ए हमने निकाल लिया, पी ए कितना है? पी ए है 62.4, पी टी कितना है? पी टी है 447.4। एक बार देख लीजिए जो पी टी कितना है, पी टी है 4471 और पी ए कितना है? पी ए है 62.4। तो ये हो जाएगा अपना जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पे लगभग पी ए का 0.18, जी हाँ
बाकी आप कैलकुलेट इसको कर लोगे, मैंने आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताया। अगर मेरा आंसर सही है पी ए, तो पी बी अल्फा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.18, 1 माइनस 0.18, तो कितना आ जाएगा 0.82, कितना आ जाएगा 0.82। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है तो फिर यूनिट कोई यूनिट नहीं है। तो इस तरह से हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बट इन वेपर फेज, नॉट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, नॉट इन ए सॉल्यूशन। तो इस तरह से एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी हमने देखा, सिंपल न्यूमेरिकल दोनों फॉर्मूले के ऊपर हमने किए। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल से डील करना है। इसको एक बार फिर से बताता हूँ। हमारे को दे क्या रखा था, पी नोट ए एंड पी नोट बी, फिर क्या दे रखा था, दोनों का मास कि सॉल्यूशन में वो कितने कितने हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा था। तो हमने मास से मोल सबसे पहले क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला, पहले निकाले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, मास बाई मोलर मास। उसके बाद हमने निकाला मोल फ्रैक्शन, फिर हमने एक से दूसरे का निकाला, फिर हमने पी ए और पी बी निकाले, पी ए और पी बी निकाल के हमने निकाला पी टी, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के बाद हमारे से पूछा था वेपर फेज, क्योंकि वेपर फेज को निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए था, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमने पहले निकाला, उसके बाद ये किया। तो इसलिए हमारे पहले न्यूमेरिकल में बोलता, फिर वो बोला था। अगर नहीं भी बोलता, अगर हमारे से वेपर फेज में सॉरी अगर हमारे से ये ना निकालने को बोलते, वो डायरेक्ट ये बोल देता, इस स्टेप को खत्म कर दो, वो डायरेक्ट बोलता कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वेपर फेज निकाले, तब भी आपको पीटी तो निकालना पड़ता, क्योंकि पीटी के बगैर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमारे को निकालना है। तो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इसको मैं रेज करता हूँ। आई होप आपने इसको उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। और देखिए न्यूमेरिकल्स अगर नहीं करोगे तो उनसे डर लगेगा, अगर करने लग जाओगे स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आएंगी, अगर आपको आदत नहीं है न्यूमेरिकल्स करने की, लाइक +1 में, क्योंकि +1 बड़ी अच्छी क्लास होती है ना, +1 सोचते हैं कि बोर्ड की क्लास नहीं है, इसलिए +1 के अंदर हम मस्ती करते हैं, हम पढ़ते नहीं है ना, किताब में बहुत कुछ होता है बट हम कुछ नहीं पढ़ते, आराम से चिल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स करने की आदत डाल लो। अगर एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सीबीएसई से हैं आप, अगर 90+ लेने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, इतनी जो 4 यूनिट्स हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की, इन सभी से न्यूमेरिकल ही देता है सीबीएसई। और जो स्टेट बोर्ड है उनके अंदर भी 5 से 6 नंबर के या 6 से 8 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल सीखने होंगे अगर 90+ आपको जाना है। इसीलिए तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल से चलते हैं। तो 6 न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे क्या देखा, बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन, दोनों को मिलाते हैं तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनता है। फिर बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 160 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन 60 mm है। अब बोल रहा है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। यहाँ पे प्योर था, यहाँ पे पार्शियल पूछ रहा है सॉल्यूशन बनने के बाद। एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बोला टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना है। कब निकालना है, दोनों बार केस अलग दे दिए। एक बार केस दिया मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ बोथ, मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ बोथ। तो बोल रहा है दोनों को मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ बोथ, एक बार दोनों कंपोनेंट मतलब बेंजीन और टोल्यूइन का जो वेट है, जो मास है, वो दोनों में इक्वल दे रखा है कि उतना ही तो बेंजीन मिला है, उतना ही टोल्यूइन मिला है। दूसरी बार बोल रहा है कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, कि जितने मॉलिक्यूल्स बेंजीन के लिए उतने ही मॉलिक्यूल्स टोल्यूइन के लिए। तो 2 बार पूछ रहा है, दोनों बार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट पूछा है, टोल्यूइन का और बेंजीन का, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन दोनों में कंडीशन लग रही थी, एक बार दोनों का वेट इक्वल है, एक बार दोनों के मॉलिक्यूल्स इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जो हमारे को यहाँ करना होता है हम उसको कर देते हैं यहाँ। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। और अच्छा न्यूमेरिकल तो देखिए हम किस तरह से करते हैं। देखिए पहला केस है, हमारे को दे क्या रखा है क्वेश्चन 6 के अंदर, हमारे को दे रखा है बेंजीन और टोल्यूइन। एक हमारा बेंजीन है, एक हमारा टोल्यूइन है। बेंजीन का फॉर्मूला दे रखा है C6H6, टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है C6H5 और CH3। दोनों का मोलर मास हम लिख लेते, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेंगे, इनकी याद कर लेना। बेंजीन का कितना होता है 78 ग्राम पर मोल, और टोल्यूइन का कितना होता है 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब देखिए अब देखिए दोनों का मास हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, हमारे को पी नोट बी दे रखा है, हमारे को दे रखा है पी नोट बी, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है हमारे को 160,
mm ऑफ Hg, और हमारे को टोल्यूइन का भी दे रखा है, और हमारे को टोल्यूइन का भी दे रखा है। तो टोल्यूइन का कितना दे रखा है हमारे को दे रखा है 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा कैलकुलेट पीबी एंड पीटी, कैलकुलेट पीबी एंड पीटी। तो हमारे से पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन क्या होगा, ये हमारे से पूछा। और हमारे से पूछा है, अब की बार मैं टोटल वेपर प्रेशर को इस तरह से लिख लेता हूँ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये 3 चीजें पूछी हैं। तो अब हम कैसे निकालें? अब पहली कंडीशन है इक्वल वेट ऑफ बोथ, दोनों का इक्वल वेट है, तो हम मान लेते हैं लेट, पहले केस को हम सोल्व कर रहे हैं, लेट दो मास है या वेट दे रखा है क्वेश्चन में, वेट ऑफ बोथ सेम है, तो हमने लेट कर लिया, उसको हमने मान लिया डब्ल्यू, हमने डब्ल्यू से डिनोट कर लिया। दोनों का जो वेट है वो इक्वल था, दोनों के वेट को हमने डब्ल्यू मान लिया। तो जो बेंजीन का वेट है वो भी डब्ल्यू था सॉल्यूशन के अंदर, और जो अपना टोल्यूइन है उसका भी वेट वही है, दोनों मतलब सेम अमाउंट के अंदर मिला रखें, अमाउंट सेम नहीं, देखिए वेट सेम है। तो अब पूछ रहा है वो पी ए एंड पी टी, तो पी बी और पी टी अगर हमारे को निकालने हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अगर हमारे को निकालना, तो हमारे को चाहिए पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और इसी तरह से अगर हमारे को निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, तो हमारे को चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। मींस हमारे को दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन तो है ही नहीं, हमारे को तो मास दे रखा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। कैसे निकलेगा? मास ऑफ बेंजीन कितना मान लिया डब्ल्यू, डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना है 78, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। इसी तरह से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन। अब कैसे निकलेगा? मास ऑफ टोल्यूइन डब्ल्यू मान रखा, दोनों का सेम था, मान लिया था हमने, डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ टोल्यूइन कितना है 92, कितना है 92। अब हम क्या करें, अब हमारे को निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, हमारे को निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं, ये रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, डिवाइड बाई में 78, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, डिवाइड बाई में टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस में मोल्स ऑफ टोल्यूइन, देखिए रहा मोल्स ऑफ बेंजीन मोल्स ऑफ टोल्यूइन। ओके, अब क्या करें, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये तो होगा ऐसे ही W बाई में 78, नीचे वाली टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 78 इंटू 92, ऐसे जब नहीं निकाल पा रहे तो सीधा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 92, यहाँ पे 78, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड करके लिखोगे तो W बाई में 78, ओके, इंटू देखिए ये टर्म हो जाएगी ऊपर चली जाएगी 78 इंटू 92, और इसको ऐड कर लेते हैं 8 और 2 0, 8 और 2 0, और 19716 170 है ना, 170 डब्ल्यू हो जाएगा। कैसे हुआ एक बार फिर से देखिए, 8 और 2 0 1 9 और 7 16 और 170। ओके, तो अब हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए W से W हो जाएगा कैंसल, 78 से 78 हो जाएगा कैंसल, मीन्स हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू 92 डिवाइड बाई में 72, 92 डिवाइड बाई में 170, 92 डिवाइड बाई में 170। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो लगभग आंसर आता है हमारा 0.541। इसको अगर हम आंसर सोल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा 0.541। अब इसका इतना आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.54, कितना आ जाएगा 0.46, ये आ जाएगा 0.46 या 0.459 मान लो, 0.459। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकाल दिया पहले केस के अंदर, जब दोनों का जो वेट बोथ का इक्वल था, ये केस था है ना। इसमें हम इक्वल नहीं मान, इसमें हम मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इक्वल वेट है, इक्वल वेट तो मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होगा है ना, और सीधा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.5 निकालने की जरूरत ही नहीं थी है ना, सर तो वैसे ही कर रहे हैं। नहीं, इक्वल वेट का मतलब देखिए इक्वल वेट में मोल फ्रैक्शन इक्वल वेट में मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं आता है।
कैसे नहीं आता है आपको पता लग गया। अब बोल रहा है नेक्स्ट केस, तो दूसरा केस हम देखते हैं इसका सेकंड। अब वो बोल रहा है मिक्सचर कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ, दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल है, दोनों के मॉलिक्यूल्स इक्वल है। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं हम n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन मान लेते हैं x, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टोनविन को हम मान लेते हैं x, क्योंकि दोनों के सेम मतलब दोनों के x मान लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे। देखिए हमारे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना तो हमारे को किसकी तरफ जाना पड़ेगा, हमारे को जाना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे ही निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइड बाई में एवोगैड्रो नंबर, है ना, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइड बाई में एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स ऐसे तो निकलते हैं, अपने 11th में सीखा था। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन गिवन मॉलिक्यूल डिवाइड बाई में एवोगैड्रो नंबर, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइड बाई में एवोगैड्रो नंबर। तो अब देखिए, अब कह सकते हैं कि जितने मोल्स किसके आएंगे, बेंजीन के, क्योंकि देखिए दोनों में सेम है, उतने ही मोल्स किसके आएंगे, टोल्यूइन के, उतने ही मोल्स किसके आएंगे, टोल्यूइन के। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल आए हैं, इट मीन्स दोनों का जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। तो अब दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, सेम। और देखिए बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। अब दो कंपोनेंट हैं और दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल आएगा, तो अब 1 को दो हिस्सों में इक्वली हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने में, 2। कैसे करेंगे, विल बी इक्वल टू 0.5, दोनों का आधा आधा, 0.5 इसका 0.5 इसका। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.5, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछे चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन पूछे, इन दोनों का आंसर ही क्या ना 0.5। क्यों, दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल थे, इसीलिए एवोगैड्रो से जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएंगे तो मोल फ्रैक्शन इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल तो आएगा 0.5। बाइनरी सॉल्यूशन था, अगर टर्सरी सॉल्यूशन होता तो फिर हम ऐसा नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को अच्छे से डील किया। कई बार क्या लगता है, जो ये केस था उसको हम मान लेते हैं इसमें, कई स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए तो न्यूमेरिकल निकाले कंसेप्ट क्लियर हो, तो इसी वजह से ये इस तरह से निकलेगा और ये इस तरह से निकलेगा। तो आपको इस तरह से डील करना। अब हमारा एक न्यूमेरिकल बचता हुआ, इसको भी हम कर लेते हैं, 5th न्यूमेरिकल। तो देखिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तब तक आप स्टेटमेंट पढ़िए, बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट है, कुछ समझिए अगर समझ आ रहा है तो, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा जो न्यूमेरिकल है उसका जो सॉल्यूशन है वो होता है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर बड़े अच्छे से आपका आएगा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को बस जोर, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालिए कि क्या दे रखा है, क्या हिडन है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए 5th क्या कह रहा है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड एंड 1,2-डाइब्रोमाइड फॉर्म ए सीरीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इन दोनों को अगर अलग अलग कंपोजिशन में हम मिलाते जाएं तो ये अलग अलग आइडियल सॉल्यूशन बनाते जाएंगे। और द होल रेंज ऑफ कंपोजिशन, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन डाइब्रोमाइड इन अ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन पूछा है सॉल्यूशन के अंदर, कब, जब वहां पे 1:1 मोलर मिक्सचर है, जब वहां पे 1:1 मोलर मिक्सचर है। मीन्स एक सॉल्यूशन के अंदर इथाइलिन डाइब्रोमोप्रोपेन है, उनको 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉल्यूशन बनाया गया, और दोनों के अंदर जो मोलर मिक्सचर है वेपर, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन द वेपर फेज के अंदर दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 1:1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेपर फेज के अंदर दोनों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 1:1, उसका भी इतने ही मोल्स हैं, उसके भी इतने ही मोल्स हैं। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इक्वल। यहाँ से एक बात मैंने कहा था कि स्टेटमेंट के अंदर ही हिडन होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो वेपर प्रेशर भी इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो पार्शियल वेपर प्रेशर उस फेज में, इन वेपर फेज के अंदर भी क्या होगा, इक्वल। तो सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे होंगे वो भी दोनों का क्या मिलेगा, इक्वल। यही बात यहाँ पे, इफ दीज टू लिक्विड्स हैव 173 एंड 127 टोर प्योर वेपर प्रेशर इफेक्ट, ये दोनों का वेपर प्रेशर। तो देखिए हमारे को दे दिया कि इथाइलिन डाइब्रोमाइड, तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड को हम मान लेते हैं भाई 1, और 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन को मान लेते हैं हम B,
तो P नोट ए दे रखा है हमारे को 173 टोर, और P नोट बी भी दे रखा है। P नोट बी कितना दे रखा है 127 टोर। अब सर स्टेटमेंट में तो कहीं ए और बी नहीं है, ए को हमने मान लिया। देखिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड था जो, उसको हमने ए मान लिया, और 1,2 डाइप्रोपेन है जो, उसको हमने बी मान लिया। अब ठीक है, ओके। अब बोल रहा उनकी जो मेन बात है मोलर मिक्सचर वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन इक्वल है दोनों का, मतलब अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा बी। क्यों? क्योंकि देखिए मोलर मिक्सचर 1:1 है, तो मोल्स इक्वल है, मोल्स इक्वल तो मोल फ्रैक्शन भी। अभी तो पिछले न्यूमेरिकल मैंने पहले इसीलिए ये न्यूमेरिकल करवाया था कि आप इस बात को समझें, दोनों के जो मोल फ्रैक्शन वो क्या होगा इक्वल। दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर इक्वल है, दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर इक्वल है तो वेपर प्रेशर भी इक्वल लगाएंगे। इट मीन्स देयरफॉर PA will be equal to PB, PA will be equal to PB। तो PA कैसे निकलेगा? अब PA कैसे निकलेगा? आप कुछ दे तो रखा ही नहीं है, बस प्योर दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो दिया ही नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, देखिए ये जो दे रखा है हमारे को, ये वेपर फेज के अंदर दे रखा है, बट अब जो हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये सॉल्यूशन में होता है, ये वेपर फेज के अंदर है, ये सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन में हम इसको x मान लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हमने मान लिया x, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा 1 - x। तो अब हम क्या करें, P और PB की वैल्यू निकाल लेते हैं। PA क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P नोट A, ये हो जाएगा, और PB क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नोट B। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A को क्या माना है x, P नोट A क्या है P नोट A 173, मीन्स यहाँ पे आ गया 173x। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है 1 - x इंटू P नोट B क्या है 127। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करते कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते 127 माइनस 127x, तो ये आ गया PB, ये आ गया PA। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, तो निकाल लेते हैं। PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, तो वैल्यू पुट कर दे इक्वल, हाँ क्या है, ये रहा 173x विल बी इक्वल टू 127 माइनस 127x, सही है। तो अब क्या करें, अब इसको उधर भेज देते हैं। देखिए ये उधर जाएगा तो 13 - 7 है 6, यहाँ पे क्या रह जाएगा 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ओके 6 में से 2 गया 4, तो ये आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 127। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 127 डिवाइड बाई में 46, 127 डिवाइड बाई में 46, ये तो रॉन्ग हो गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, देखिए क्या था, हमने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया है। PB हमारे से किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन डाइब्रोमाइड A का ही पूछा है। एक मिनट, ठीक है 12773 है 127 है, तो 173x है 127x है, उसको उधर लेके जाएंगे हम। अरे ठीक है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस, सॉरी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये था, उधर जाके प्लस होगा, ये एक मेरी छोटी सी मिस्टेक होगी, उधर जाके होगा प्लस। तो देखिए 173x प्लस 127x विल बी इक्वल टू 127, तो ये ऐड हो जाएगा 7 और 3 0, 7 और 2 9, 3 0 1, 7 और 2 9 और 1 0, और 1 और 1 2 300, तो ये हो जाएगा 127 बाई में 300, 127 बाई में 300। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, सोल्व करने के लिए इसको हम 130 मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको काफी बार बताया है, 300, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 13 डिवाइड बाई में 30, आंसर सोल्व करोगे क्या जाएगा 0.130, 34 जा है ना 120, 34 जा 120, तो 0.42 कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी आप निकाल सकते हो। हमारे से पूछा क्या था,
हमारे से यही तो पूछा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो देखिए, तो हमने ए को किस तरह से निकाला, यहाँ से एक समझने वाली बात थी कि वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन इक्वल है, इट मीन्स उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इक्वल होगा। मैंने पिछले ही केस के अंदर आपको समझाया था क्यों होगा। अब दोनों को इक्वल होगा तो हमने अल्फा ए अल्फा बी को, अल्फा ए और अल्फा बी से हमने ये चीजें निकाली, इसको हमने फिर यहाँ पे अप्लाई किया, एक्स ए को एक्स मान लिया, एक्स बी को 1 माइनस एक्स हो जाएगा, पी ए निकाला, पी बी निकाला। किस तरह से निकाला आपको पता था, पी नोट ए पी नोट बी दे रखा था। फिर ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, मेरे थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो मैंने वहां पे माइनस कर दिया था, बट ये माइनस था, माइनस उधर जाके होगा प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 300 और एक्स की वैल्यू 127/300 जो कि आ जाएगा 0.4 के समथिंग। थोड़ा बहुत अब भी अगर मिस्टेक होगी हो तो कैलकुलेशन में तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस को देखा, तो इससे हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, सॉरी इसमें। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये कैसे करते हैं हम, बहुत आसान है। तो हम इसको करते हैं, ये क्या देखिए, अब वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में दो लिक्विड दे रखे हैं एक्स एंड वाई, ऑन मिक्सिंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, दोनों को मिलाने पे आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बनाने पर कब कैसा बना सॉल्यूशन, 3 मोल्स ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई, एक्स के 3 मोल मिलाए, वाई के 1 मोल मिलाए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 550। बट व्हेन 4 मोल्स ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई आर मिक्स, बोला जब 4 मोल एक्स के मिलाए 1 मोल वाई का मिला, तो जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर आया वो आया 560। अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई, बोल रहा है प्योर एक्स एंड वाई का जो वेपर प्रेशर वो कैसे आएगा, प्योर एक्स एंड वाई का वेपर प्रेशर कैसे आएगा। तो देखिए दो कंडीशन दे रखे, दो कंडीशन हम मान लेते हैं, जैसा जैसा स्टेटमेंट में कहा है वैसा वैसा हम मान लेते हैं। यहाँ पे भी x और y को मिलाया है, यहाँ पे भी x और y को मिलाया है। यहाँ पे x के कितने मोल लिए 3, यहाँ पे y का 1, यहाँ पे x के मोल कितने लिए 4, यहाँ पे y का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यहाँ पे टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आई, टोटल प्रेशर कौन से केस में, फर्स्ट केस में कितनी आई 550। यहाँ पे टोटल प्रेशर की केस कौन से केस है, सेकंड केस, कितनी आई 560 दे रखा है। दोनों में mmHg, दोनों में mmHg, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि वेपर प्रेशर निकालो प्योर का, मतलब पी नोट एक्स निकालने को बोल रहा है, पी नोट वाई निकालने को बोल रहा है। देखिए ये जो चीजें हैं पी नोट एक्स और पी नोट वाई दोनों केस में सेम होगी। पी नोट एक्स यहाँ पे भी वही होगा, पी नोट एक्स यहाँ पे भी वही होगा, पी नोट वाई यहाँ पे भी वही होगा, पी नोट वाई यहाँ पे भी यही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम दोनों सोल्यूशन, दोनों केस का, हम अपने दोनों केस के टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, तो हम राउट्स लॉ से दोनों केस के टोटल प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं और उनको कंपेयर करते हैं उन इक्वेशंस को। तो हमारे को दो इक्वेशन मिलेंगी, एक फर्स्ट केस की, एक सेकंड केस की, और वेरिएबल भी कितने हैं, दो, पी नोट एक्स एंड पी नोट वाई। तो हमारे दोनों इक्वेशन से दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हमने पहले क्या करते हैं, हम PT1 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा PT1, PT1 निकलेगा जी partial pressure of x in first case plus partial pressure of y in first case, निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, ये होगा P नोट x इंटू मोल फ्रैक्शन किसका, x का, कौन से केस में, फर्स्ट, देखिए पजल मत होना, प्लस में P नोट y ओके इंटू मोल फ्रैक्शन किसका, y का, किसके केस में, फर्स्ट के केस में। अब इसके लिए हमारे को चाहिए नई चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, कौन से केस में, फर्स्ट केस में। यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ निकालता हूँ मोल फ्रैक्शन एक्स का पहले केस में। आई होप मैंने क्या लिखा आपको समझ आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन फर्स्ट केस। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ एक्स, कितने हैं मोल्स ऑफ एक्स फर्स्ट केस में 3, टोटल मोल्स 3 और 1 4, कितना आ गया 0.75। तो मोल फ्रैक्शन y का कौन से केस में, फर्स्ट केस में, कितना आ जाएगा 0.75 0.25। बाइनरी सॉल्यूशन मैंने काफी बार बता लिया। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं, ये हमने फर्स्ट केस के अंदर निकाले, ये हम सेकंड केस के अंदर निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका, x का, कौन से केस में, सेकंड केस में। बहुत अच्छे, कैसे निकालें, मोल्स ऑफ x इन सेकंड केस 4 डिवाइड बाई में टोटल मोल्स 4 और 1 5, कितना आया 0.8, कितना आया 0.8।
तो इसी तरह से मोल फ्रैक्शन किसका, y का, कौन से केस में, सेकंड केस में, कितना जाएगा 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2। तो देखिए हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन फर्स्ट और सेकंड केस में निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो PT1 की वैल्यू कितनी है 550, PT1 की वैल्यू 550। अब P0x कितना है स्टूडेंट, निकालना है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x इन फर्स्ट केस 0.75, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में P0y निकालना है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y इन फर्स्ट केस 25, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स हमने सोल्व करने के बाद इक्वेशन बनी हमारी 550 इंटू, इसको देखिए मल्टीप्लाई करता तो मैं लिख सकता हूँ 0.75 P0x प्लस में ये है 0.25 P0y, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया क्योंकि ये फर्स्ट केस की है। अब इसी तरह से हम PT2 निकालते हैं, टोटल प्रेशर इन सेकंड केस, कैसे निकलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ x, कौन से केस में, सेकंड केस में, प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ y, कौन से केस में, सेकंड केस में। अब ये पार्शियल प्रेशर ये कैसे निकलेगा, P0x क्योंकि x की ये कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, x का, कौन से केस में, सेकंड, देखिए पजल नहीं होना है, प्लस P0y अब इनटू मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, y का, कौन से केस में, सेकंड केस में, पजल बिल्कुल नहीं होना है। ये निकल गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। PT2 की वैल्यू क्या है 560 इंटू P0x निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x इन सेकंड केस, मोल फ्रैक्शन ऑफ x इन सेकंड केस 0.8 प्लस P0y निकालना है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y इन सेकंड केस, मोल फ्रैक्शन ऑफ y इन सेकंड केस 0.2, कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लाई में। अब क्या होगा, अब इसको हम इस आसानी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0.8 P0x प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.2 P0y, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, क्योंकि ये सेकंड केस की है, ये हमने डाटा रखा था सेकंड केस का, तो सेकंड केस की वैल्यू, ये हमने डाटा रखा था फर्स्ट केस का, तो फर्स्ट केस की वैल्यू। तो देखिए दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है P0x P0y, तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल को आप कैसे सॉल्व करोगे, हम क्या करते हैं, तो देखिए आई होप जो मैंने ऊपर चीजें लिखी हैं वो आपको समझ आई होंगी, आपने नोट कर ली होंगी, नहीं तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, मैं उसको इरेज कर रहा हूं और हम निकालते हैं फाइनली अपना आंसर। तो देखिए दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ये मैं इक्वेशन को ये लिख देता हूं 560 इज इक्वल टू 0.8 P0x प्लस 0.2 P0y और है 550.75 P0x प्लस 0.25 P0y। ये इक्वेशन अपनी सेकंड और ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट। देखिए ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल बना लो, हम क्या करते हैं इसको करने के लिए, हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। बोला ऐसा क्यों किया सर, ऐसा करने से देखिए क्या हुआ, ऐसा करने से 0.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, मीन्स P0y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2800 और ये होगा देखिए 0.8 इंटू 5 4 P0x प्लस ये हो जाएगा 1 P0y, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को 4 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 200 इंटू हो जाएगा 4 P0x। देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 3 P0x प्लस अब ये करोगे तो आ जाएगा 1 P0y। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं।
सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस से कर देते हैं। तो देखिए इसमें से अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया 600। उसके बाद ये माइनस किया तो कितना आ गया P नॉट एक्स, तो क्योंकि देखिए 4 में से 3 गया तो P नॉट एक्स, और यहाँ से ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू आ गई P नॉट एक्स की। P नॉट एक्स की वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई P नॉट एक्स की वैल्यू 600। अब P नॉट एक्स की वैल्यू आ गई तो P नॉट वाई की हम निकाल सकते हैं। अब P नॉट वाई की कैसे निकलेगी आपको देखना है। देखिए P नॉट एक्स की वैल्यू आ गई किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे यहाँ रख दे P नॉट एक्स की वैल्यू, चाहे यहाँ रख दे P नॉट एक्स की वैल्यू, तो P नॉट वाई की वैल्यू निकाल दे। किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें आप P नॉट एक्स की वैल्यू रखें, P नॉट वाई की निकाल ले, लगभग आ जाएगी ये 400 mm। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, P नॉट एक्स एंड P नॉट वाई। तो इस तरह के इतने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपसे वो पूछ सकता है। न्यूमेरिकल्स की टाइप और भी बहुत है, लेकिन जो ज्यादातर पूछे जाने वाले मैंने आपको बताया है बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को डील करना है। तो हमने न्यूमेरिकल्स निकाले, किस तरह से निकाले, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला। पहले मैंने ये बताया, उसके बाद ये बताया, क्यों बताया आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमने लास्ट का जो केस था थोड़ा सा लेंथी था, इसको भी हमने कर लिया। तो हमने 6 न्यूमेरिकल्स राउट्स लॉ के ऊपर किए हैं। ऐसा नहीं है कि राउट्स लॉ के ऊपर सिर्फ 6 ही न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल और भी बहुत सारे बनते हैं, बट मैंने आपको टाइप करवाई है, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक लें, वहां से न्यूमेरिकल को पिकअप करें, उनको सोल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक बार न्यूमेरिकल करने से आपको बस पता लगा है कि न्यूमेरिकल को ऐसे ऐसे करना है, आपको हो सकता है वो याद हो जाए, बट आप जब बार बार न्यूमेरिकल निकालोगे तो आप कहीं पे अटकोगे, फिर थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, फिर आपको पता लगेगा कि न्यूमेरिकल एक्चुअली में निकल कैसे रहा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल से मुश्किल नहीं है, ईजी है, अगर कंसेप्ट क्लियर है। ये भी सही बात है कि न्यूमेरिकल करोगे तो भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले थ्योरी आनी चाहिए, फॉर्मूले याद हों अच्छे से, फिर न्यूमेरिकल निकलेंगे। अगर एक बार फॉर्मूला मेमोराइज कर लिया 2-3 दिन में भूल जाओगे, अगर लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आपने निकाले तो फॉर्मूले को भूलोगे नहीं। तो इस तरह से हमने राउट्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल किए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने इजी भी करवाया आपको, थोड़े से टफ भी करवाए, कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते वो भी बताया। तो आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।